सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के यूजीसी नेट का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, पूरा आप लोग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करें यूजीसी नेट, तो अब देखो यूजीसी नेट की अगर तैयारी करोगे तो यूजीसी नेट जो होता है ना पूरे देश के लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है। और जो दूसरा हम लोग जनरली देखते हैं सेट का पेपर होता है, सेट जनरली स्टेट वाइज होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्टेट वाइज, मतलब कि सीजी सेट होता है, एमपी सेट होता है, केरला सेट होता है, वेस्ट बंगाल सेट होता है, तो ये स्टेट वाइज होता है। मतलब ये है कि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो तो इससे ऐसा होता है कि आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या मिल जाता है, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन, मतलब आप पढ़ा सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आप सेट क्लियर करते हैं, जो जनरली हर एक स्टेट अपने लेवल पे कंडक्ट कराता है, तो अगर सेट क्लियर करते हो तो फिर वो स्पेसिफिक स्टेट में आप क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। एक स्पेसिफिक, जैसे सीजी सेट आपने क्लियर किया तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में आप कोई भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का ही सिलेबस सेम है, दोनों का ही सिलेबस क्या है, सेम है। बट थोड़ा सा जो लेवल होता है पेपर का वो यूजीसी नेट का थोड़ा हार्ड होता है और सीजी सेट का थोड़ा क्या होता है, सेट वगैरह का लो होता है। तो तैयारी हमारी दोनों होगी। अगर यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो साथ साथ किसकी तैयारी हो जाएगी, सेट की भी तैयारी हो जाएगी। आई बात समझ में? अब इस पेपर का पैटर्न क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें ना दो पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। तो जो पेपर 1 होता है ना वो कंपलसरी पेपर होता है, कंपलसरी है, वो हर कोई देगा, हर सब्जेक्ट। तकरीबन 85 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं यूजीसी नेट में। और आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कॉमर्स। तो एक तो पेपर 1 होगा, जो पेपर 1 सबके लिए है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को ये पेपर 1 देना ही पड़ेगा। तकरीबन इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर रहता है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा। जैसे आप हिस्ट्री वाले हो, साइंस वाले हो, या फिर आप मैथ्स वाले हो, जो मैथ्स का तो खैर अलग होता है, कॉमर्स वाले हो जैसे आप, या मैनेजमेंट वाले हो, तो उसका पेपर 2 होता है। जैसे आप लोग का पेपर 2 क्या है, कॉमर्स, आप लोग कॉमर्स वाले हो, तो हम लोग जो क्लास ले रहे हो कॉमर्स की है ना, तो कॉमर्स वाले हो अगर आप हो तो कॉमर्स का होगा, इससे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कुल मिला के दोनों पेपर से कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट ये अच्छी बात है इसमें कि इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में ही क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये पेपर है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आज इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, चलो इसका सिलेबस देखते हैं आज हम लोग। तो सिलेबस में क्या क्या हो देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या रहेगा आपका। तो पहले अपन बात करते हैं पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि कंपलसरी पेपर है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए पेपर 1 में सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। पहला यूनिट क्या है हमारा, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, दूसरा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, दूसरा क्या है हमारा, रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, आरसी पैसेज वाला, वो है। चौथा है कम्युनिकेशन। पांचवा है मैथमेटिक्स वगैरह रहेंगे। छठवा है लॉजिकल रीजनिंग। सातवां है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन है, मतलब कुछ आपके सामने डाटा रहेंगे, न्यूमेरिकल्स डाटा रहेंगे, उससे आपको कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से क्वेश्चन बनाना रहेगा। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी जानकारी रहेगी इस यूनिट में। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसमें आपका पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें रहेंगी। हायर एजुकेशन, हमारे देश में एजुकेशन का क्या सिचुएशन है, हायर एजुकेशन का क्या लेवल है, इसके बारे में हम लोग पूरा, इसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हमारा एजुकेशन का सिस्टम था, आज हमारा एजुकेशन का क्या सिस्टम है, प्राचीन काल में हमारा एंशियंट टाइम पे हमारा एजुकेशन का क्या सिस्टम था, ये सारी बातें किसमें रहेगी, आप लोगों के हायर एजुकेशन सिस्टम में रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 हो गया। ठीक, कुल मिला के इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गया 50 क्वेश्चन की। अब इसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्या क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से अगर हम बोलेंगे तो देखो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें। तो अगर गौर से देखा जाए तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें आप लोगों का जो पहला है ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, दूसरा भी थ्योरी है जो पढ़ना है हम लोगों को, चौथा भी थ्योरी है। उसके बाद फिर मैं आपको आईसीटी भी थ्योरी है, पीपल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी थ्योरी है, और हायर एजुकेशन भी थ्योरी है। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा सा थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड टाइप का होता है, थोड़ा अलग है। तो ये सब है, तो इसको मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको आपको। यानी कि देखो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे
कितने यूनिट्स है देखो, कुल मिला के 3 7 7 को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसमें से जो 3 यूनिट है, जैसे डीआई है, डीआई तो अपन जब पीवाईक्यू बनाएंगे ना तो वही आपको समझ में आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं हम लोगों को, पीवाईक्यू से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स भी हम लोग पीवाईक्यू जब करेंगे तो वहां से हम लोग, क्योंकि जब जनरली मैथमेटिक्स से क्या मतलब जो हर लगभग 3-4 साल में जो पूछ रहे हैं ना, मतलब इसके तो बहुत सारे सिलेबस है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे इसमें चैप्टर्स है, उतना पढ़ने का अपने पास समय नहीं है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब पीवाईक्यू करेंगे ना तो इसका एक ट्रेंड होता है कि 3-4 साल से कुछ पीवाईक्यू में जो मैथमेटिक्स आ रहे हैं ना, जैसे रेशियो का पूछ रहा है, परसेंटेज का पूछ रहा है, तो उसी टाइप का ही क्वेश्चन क्या करता है हम लोगों को हमेशा पूछते रहता है। मैथमेटिक्स का भी वैसी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड में जनरली नंबर सीरीज भी लगभग वैसे ही है, तो जब पीवाईक्यू करेंगे उसमें कवर हो जाएगा ये। कॉम्प्रिहेंशन तो भैया ऐसा है कि आपके सामने कुछ पैसेज दे देगा और उसे देख के आंसर निकालना है, तो इसको भी आपको सिर्फ आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो मेन हम लोग जो पढ़ेंगे ये पूरा कंप्लीट हम आपको क्या करके दिखाएंगे, पढ़ा के बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको क्या आते हैं, पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 2 क्या है, तुम्हारा कॉमर्स का पेपर 2 है, तो क्या है भाई पेपर 2 कॉमर्स में, तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट यूनिट इसमें अवेलेबल है आप लोगों के। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, पहला बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कैसा बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कैसे बिजनेस किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें पूरा अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल पोर्शन, ऑडिटिंग ये एक अपने आप में एक यूनिट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अपने आप में एक यूनिट है। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस को फाइनेंस कहाँ से पर मिलता है ये देखेंगे हम लोग। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ये हम लोग को देखना है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च बिजनेस। अच्छा रिसर्च में देखो क्या है, यहाँ पे भी रिसर्च है देखो और यहाँ पे भी रिसर्च है। अगर हम लोग ये रिसर्च पढ़ लेंगे तो ये कवर हो जाएगा, या इसको पूरा पढ़ लेंगे तो ये रिसर्च क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, है ना, दोनों पढ़ लेंगे अपन लोग। तो बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे इंडिया में और फॉरेन में। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस में मार्केटिंग का क्या रोल होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाना है तो आपको बहुत सारी कानूनी औपचारिकताओं को, फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। लीगल जो एक्ट वगैरह होते हैं ना बिजनेस से रिलेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारी बातें इसमें क्या करेंगे अपन लोग पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली आपका क्या आता है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आती है। आई बात समझ में आप लोगों की नहीं आई, ठीक है। तो ये सब यूनिट है पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। हाँ जी, कॉर्पोरेट टैक्स देखो, इनकम टैक्स जो होता है जनरली इसमें हम लोग हमने देखा है कि कोई भी इंडिविजुअल के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फॉर्म कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे इनकम पे टैक्स देते हैं, वो इनकम टैक्स में आ जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वो होता है जो एक कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी जो होती है वो टैक्स कैसे पे करती है, उसका टैक्स का जो प्रोसीजर होता है बहुत ज्यादा अलग होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ हाँ पढ़े, बीकॉम में वो स्पेशलाइज्ड अकाउंट, स्पेशलाइज्ड ऑनर्स वगैरह वाले लोग पढ़ते थे जनरली, ठीक है, ऐसा होता था। खैर समझ में आ गया। एमकॉम में था कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, वो भी ऑप्शनल में था, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, इससे 100 क्वेश्चंस आएंगे और पूरा हम लोग कराएंगे, और मैं इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, सब यूनिट बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पूरा डिटेल में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या हम अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ डालें, बुक में जितनी बातें सबको अच्छे से पढ़ डालें, इसकी सारी बातों को पढ़ डालें, क्या हम यूजीसी नेट क्रैक कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कितना भी ज्यादा पढ़ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लो, क्या क्या कुछ नहीं पढ़ लो, जो सिलेबस में सब पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट मतलब आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी का मैं पता है, जितना कम पढ़ोगे और जितना एक्यूरेट पढ़ोगे उतना चांसेस आपका ज्यादा है कि यूजीसी नेट आपका क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। कैसे सर? देखो क्या होता है, क्वेश्चन जनरली क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिलेबस में इतना कुछ क्वेश्चन दे चुका है, लोग इतना पढ़ चुके हैं, दूसरी बात इसमें एज लिमिट नहीं है, तो लोग ऐसे ऐसे लोग बैठते पढ़ने के लिए, पढ़ के इतने लोग बैठे हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, उनको सबका नॉलेज है। तो क्वेश्चन अब सिलेबस वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछ चुका है, तो सिलेबस वाला पूछेगा तो बहुत कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हाई जाएगा। तो सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक होता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब आउट ऑफ द कोर्स ही आते हैं, मतलब अलग ही आता है, सिलेबस से थोड़ा हटके ही आता है, ठीक है, दोनों ही पेपर की बात होती है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें कॉन्सेप्ट को अपन कम से कम समय देना है, सिर्फ जानना है कि ये होता क्या है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, बस इसके बारे में आपको क्या करना है, जानना, सिर्फ छोटी सी बात जाननी है, होता क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, बीओपी क्या होता है, सिर्फ क्या होता है जानो, करंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बस जानो क्या होता है, ज्यादा डीप नहीं जाना है अपन लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ जान लोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद डेली कॉन्सेप्ट को जितना कॉन्सेप्ट छोटा रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है, और कॉमन लैंग्वेज में रहेगा जितना, उतना अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, तुम लोगों को अब उठाना है कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उठाना है क्या, PYQ। कोशिश करेंगे हम कि 2 महीने में हम लोग 2 महीने के अंदर पूरा दोनों का ही हम लोग कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। उसके बाद उठा ले हम लोग PYQ। हमारे पास 2018 से लेकर पूरा 25 तक के PYQ क्या है, अवेलेबल है। और खूब PYQ क्या करना है, हमको बनाना है। आपके ऐप में मॉक टेस्ट भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, खूब देना है, पेपर 1 का, पेपर 2 का। इससे आपकी क्या होगी, समझ पड़ेगी। पेपर 1 पूरा सॉल्यूशन के साथ है, कॉमन लैंग्वेज में, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले सॉल्यूशन पढ़ो, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट दो, देखिए आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा। आई बात समझ में? तो जितना कम पढ़ेंगे और जितना एक्यूरेट पढ़ेंगे उतना हमारे होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो टेंशन नहीं पालना है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, सिर्फ मतलब जानना, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए क्या बनाया है, नोट्स बनाया है। मैं ऐसे चीज बताऊंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एक एक चीज, फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक। चलिए, तो ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, चलो ये सारी बातें हो गई। तो चलो आज मैं आप लोगों का क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों का, एंड दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 1। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1, और पेपर 1 में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड? तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है, जनरली टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक तरह का स्किल, कौशल। क्या होता है, कौशल या स्किल। देखिए क्या होता है, मतलब समझो, देखो एक टीचर होता है, क्या होता है, एक टीचर होता है, एक होता है टीचर, ठीक है, एक होता है क्या, टीचर होता है। और उस टीचर के अंदर में खूब सारे इसके पास नॉलेज है, क्या है, इसके पास कुछ नॉलेज है, और इसके पास ना बहुत कुछ स्किल है, कुछ स्किल है, बहुत सारे नॉलेज और कुछ क्या है इसके अंदर में, स्किल्स है, ठीक। अब क्या है, कुछ सीखने वाले लोग हैं, उस स्किल को, उस नॉलेज को लेने के लिए क्या होते हैं, कुछ आते हैं, जिसको अपने स्टूडेंट्स बोलते हैं, लर्नर भी बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, लर्नर, या फिर स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के अंदर में नॉलेज है या कुछ स्किल है, और वो बहुत सारी जानकारी रखता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसका नॉलेज है उसके पास, उस सब्जेक्ट के बारे में इस स्टूडेंट लोग को क्या करना है, बताना है, ताकि ये अपने रियल लाइफ में, जब रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इनके सामने आएगा तो उस नॉलेज को अप्लाई करके क्या कर सके, सॉल्व कर सके, अपना उस नॉलेज को अप्लाई करे, और जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके, कुछ सीखे, कुछ समझे, और जीवन में क्या कर सके, आगे बढ़ सके। आई बात समझ में नहीं? ठीक है, जैसे होता ना KG 1 में जब आप गए थे, तो एक टीचर है, उसको ABCD आता है, उसने छोटे बच्चे को क्या सिखा दिया, ABCD। तो वो ABCD सीख कर वो चीजों को पढ़ना सीख गया, कोई भी चीजों को पढ़ना सीख गया, समझना सीख गया, है ना। तो उसको अपने डेली लाइफ में चीजों को क्या कर लेता है, आसानी से। अब देखो ना, जैसे आपको चाइना में छोड़ दिया जाए, अब चाइनीज लैंग्वेज आती है क्या आपको? अब वहां बोर्ड में सब जगह चाइना चाइना लिखा रहेगा, चाइना में सब चाइनीज लैंग्वेज में लिखा रहेगा, क्या होगा आपके साथ, भटक जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन वही अगर लैंग्वेज, वो आपके लिए फिर वही होगा, कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात हो जाएगी, है ना। तो भाई आपको वही होता है कि एक टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, अक्षर का ज्ञान कराया, पढ़ना सिखाया, अब वो अपने रियल लाइफ में उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके। तो एक नॉलेज क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट लोग को क्या देता है, नॉलेज देता है, ठीक है, नॉलेज देता है। तो नॉलेज देता है, नॉलेज अपनी अपने अंदर जो बातें, वो बातें क्या करता है, उसके अंदर में डालता है, और इसके साथ ही उनका बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है। इनके जो नेगेटिव बिहेवियर उसको पॉजिटिव में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इनका जो सोच होती है, इनको वैल्यूज देता है, इनको क्या देता है, जीवन में वैल्यूज देता है। समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो गया। अब ये तो ठीक है भाई, टीचर होता है कि स्टूडेंट होता है, और एक चीज होता है, पता है क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल। क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल होता है। सपोर्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट, अगर मेरे अंदर में नॉलेज है, जैसे मैं टीचर हूं और मेरे अंदर में नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज को क्या कर रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो शेयर कर रहा हूं मैं आपको। लेकिन बॉस ये शेयर मैं कर रहा हूं तो मैं ऐसी शेयर कर दे रहा हूं, क्या बोर्ड है ना, सोचो अगर बोर्ड नहीं होता तो मैं बताता, तो क्या मतलब ढंग से मैं अपनी बातों को बता पाता आपको। लेकिन बोर्ड है तो देखो बराबर साफ साफ दिख रहा है ना। देखो बोर्ड के माध्यम से मैं क्या बता रहा हूँ, एक टीचर होता है, उसके अंदर में नॉलेज होते हैं, वो नॉलेज को क्या करता है कि अपने स्टूडेंट को क्या करता है, बताता है, समझाता है, और वो नॉलेज देता है, और बच्चे उसको सीखते हैं। देखो मैं बोर्ड का सहारा ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ताकि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है सपोर्ट मटेरियल, डायग्राम, बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड, है ना, और क्या होता है,
ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या विजुअल चीजें होती है, या चार्ट होता है, या किताबें होती है, बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ये सब क्या है, सपोर्ट मटेरियल होते हैं। तो कभी भी याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, और तीसरा कौन होगा, सपोर्ट मटेरियल्स होंगे। समझ में आ गया, यही टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल, पढ़ाने का एक तरीका होता है। समझ में आ गया, टीचिंग सिर्फ पढ़ाना ही टीचिंग नहीं है, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। एप्टीट्यूड मतलब होता है कि भाई एक टीचर के अंदर में पता होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, सब स्टूडेंट्स में ना अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई लेट से समझता है ना। कई किसी को एग्जाम्पल देते तब समझ में आता है। तो सबका स्किल क्या है, अलग अलग है। तो यही स्किल है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना, नॉलेज देना, ये भी अपने आप में क्या है, स्किल है। स्टूडेंट की स्पीड के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या करना, उसको पढ़ाना, यही क्या है, स्किल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है बच्चों क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। समझ में आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब? तो चलो अब अपना कॉन्सेप्ट करें अपन लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन लोग। तो देखिए, तो हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड? तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बना दिया गया, बिल्कुल सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज में नोट बनाया गया है, जिसको समझ के आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, वक्त बर्बाद नहीं होगा फालतू की बातों में, ठीक है, समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो टीचिंग करना एक नेचुरल एबिलिटी होती है, आपके अंदर में नेचर होता है, एक नेचुरल एबिलिटी है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है आपके अंदर में, इंटरेस्टिंग चीज है। जब तक आप एक टीचर को इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे पढ़ाना है, तब तक अपने नॉलेज को शेयर नहीं कर सकते। तो इसमें इंटरेस्ट होता है और इफेक्टिवनेस होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क को टाइम पे करना, ये क्या है, इफेक्टिवली, कोई भी काम को क्या करना, इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस के साथ, ठीक है। मतलब अपने नॉलेज को देना और टाइम पे उस चीज को क्या कर देना, एक टाइम होता है ना, स्पेसिफिक टाइम, साल भर का एक समय होता है ड्यूरेशन, तो वो नॉलेज देना, ठीक है। अब देखो, तो स्टूडेंट क्या करता है, टीचर, अच्छा टीचिंग जो है एक तरह से कैसा प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहला क्या होता है, नॉलेज देना। मतलब एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को क्या करता है, एक सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, स्पेसिफिक नॉलेज देता है। दूसरा, स्किल डेवलप करना। मतलब स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का रिलेशन होता है प्रैक्टिकल चीजों से। जैसे मान लो ट्रेन चलाना, अब ट्रेन चलाना एक तरह का क्या है, स्किल है। कार चलाना क्या है, एक तरह का स्किल है, वो भी एक टीचिंग में आता है, तो भी क्या है, एक तरह का स्किल है। तो उनको कुछ प्रैक्टिकल चीजों को सिखाने के लिए जब अपन कोई यूज करते हैं, जब प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कोई प्रैक्टिकल चीजों को चलाने के लिए, समझने के लिए, तो उसको स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किल। जैसे राइटिंग लिखना सिखाना, ये भी एक तरह का क्या है, स्किल है। पढ़ना सिखाना, ये भी क्या है, एक तरह का स्किल है। सुनना सिखाना, ये भी क्या है, एक तरह का स्किल है। आई बात समझ में? तो स्किल देना इसका ऑब्जेक्ट होता है। वैल्यूज सिखाना, भाई देखो कोई भी काम बिना वैल्यूज के नहीं होता। मतलब बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाना, स्टूडेंट के अंदर में क्या लाना, डिसिप्लिन लाना, उसका अच्छा मोटिव, टीम वर्क देना, उसमें वैल्यूज क्रिएट करना, क्या करना, उसको वैल्यूज क्रिएट करना, उसके बिहेवियर को बदलना, उसको क्या करना, जैसे उसकी नेगेटिव बिहेवियर है, बड़ा बदमाश बच्चा है, तो उसको क्या करना, अच्छे बच्चे में बना, उसको अच्छा बच्चा बनाने की क्या करना, कोशिश करना। आई बात समझ में? वैल्यूज डेवलप करने का मतलब क्या होता है, उसके काम को उसके इमोशंस के साथ क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, तभी तो पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, क्यों पढ़ रहे हो भाई यूजीसी नेट को, वैल्यूज दे रहे हो ना आप उसको, आपको अच्छा लग रहा है ना, मुझे इसको टारगेट, इसको अचीव करना है, मुझे कैसे भी करके क्या करना है, इसको अचीव करना है, मुझे क्रैक करना है यूजीसी नेट करके, मैं क्या कर रहा हूं, आप वैल्यूज दे रहे हो, क्या दे रहे हो इसको, आप वैल्यूज दे रहे हो। आई बात समझ में? ठीक। बिहेवियर बदलना, स्टूडेंट का क्या करना, बिहेवियर नेगेटिव से पॉजिटिव लाना। थिंकिंग डेवलप करना, मतलब क्या होता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता लाना स्टूडेंट के अंदर में, सोचे वो, लॉजिकल, एनालिटिकल, मतलब एनालिसिस करे। लॉजिकल मतलब कोई भी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना, कि अगर ये कैलकुलेटर यहाँ रखा है तो क्यों रखा है, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना। अगर टीचिंग में तीन वेरिएबल्स है, क्या क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, और क्या है, सपोर्ट मटेरियल है, तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढना, क्या है ये, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना। एनालिटिकल मतलब होता है कोई भी पहलू को तोड़ के समझना, चीजों को क्या करना, तोड़ लेना, तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर फिर उसको समझना, और फिर बाद में क्या कर देना, जोड़ देना, सिंथेसिस को बोलते हैं उसको अपन लोग। तो क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, देखो क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्या होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले थोड़ा एनालिटिकल टाइप के होते हैं, या थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या होता है मालूम है, जैसे कोई चीज सामने आया तो उसमें वो ना कोई कमी ढूंढते हैं कि यार कुछ तो कमी दिख रही मुझे इसमें। जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, अगर कोई इंसान कमी नहीं ढूंढता तो आज आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता, लैंडलाइन फोन आता था। तो लैंडलाइन फोन आता था तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कमी ढूंढा होगा ना इसमें, उसको क्रिटिसाइज किया होगा कि नहीं किया होगा, कि यार ये लैंडलाइन है यार, वो वायर रहता है, उठाते हैं, वहीं पे खड़े खड़े बात करते हैं, नंबर याद रखना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, क्रिटिसाइज किया उसने।
और क्रिटिसाइज करने के बाद उस पर रिसर्च करना चालू किया और उसने क्या किया, मोबाइल फोन बना दिया, कीपैड वाला मोबाइल फोन बना दिया। चलो वायर हटा दिया, अब क्या हटा दिया, वायर हटा दिया, कॉर्डलेस बना दिया या वायर हटा दिया। फिर धीरे से बोले यार नंबर करना पड़ता, याद नहीं रहता, तो फिर उसने क्या कर दिया, नंबर को हटा के क्या कर दिया, हाँ कीपैड वाला फोन बनाया, नंबर तो तब भी था। मतलब उसमें यही किया कि भाई कॉलर आईडी बना दिया, कुछ दिखता नहीं स्क्रीन में, चलो मैसेज भी कर सकते हैं। फिर उसको और था दिक्कत होता था यार, वो कीपैड बड़ा टाइम पास होता है, सीधा क्या कर दिया, टच स्क्रीन ले आए। और ऐसे करते करते मोबाइल फोन आ जाए आपके रूप में। अभी भी उसमें क्रिटिसाइज होता होगा, अभी भी उसमें नए नए अपडेट आते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्या बोलते हैं, कुछ नई चीज क्रिएट करना, कोई चीज को क्रिटिसाइज करना और नई चीज क्रिएट करना, ये किसमें आता है, थिंकिंग डेवलप करना। स्टूडेंट के अंदर में ऐसा पर्सनैलिटी बना देना बच्चे का कि वो हर चीज को क्रिटिसाइज करे और उसको क्रिएटिव माइंडसेट बन जाए उसका, और कोई नई चीज क्या कर दे, इन्वेंट करके ले आए। आई बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत है, जैसे होता है ना यार और बेस्ट कर सकते हैं इसको अपन लोग, जैसे मैंने नोट्स बनाया, अब अभी भी इसको मैं क्रिटिसाइज करता हूं कहीं ना कहीं कि यार कुछ तो कमी, इसको और अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा बनाए नोट्स को कि बच्चों के आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, कॉमन लैंग्वेज बनाए ताकि बच्चे खट से समझे, ज्यादा उसको मेहनत ना करना पड़े और तुरंत चीजों को समझे। समय बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, समय बचना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, समय, टाइम पे और समय बचना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ पढ़ाना है। चलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो अब बारी आती है लेवल ऑफ टीचिंग। क्या होती है, लेवल ऑफ टीचिंग। तो व्हाट इज लेवल ऑफ टीचिंग, तो देखो बताते हैं आपको लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। लेवल ऑफ टीचिंग, देखो लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शिक्षा के स्तर, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग, देखो टीचिंग के ना 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल। पहला क्या होता है, मेमोरी लेवल होता है। व्हाट इज मेमोरी लेवल सर, मेमोरी लेवल का मतलब होता है एक तरह से रट्टा मार। क्या होता है, रट्टा मार, यानी रूट लर्निंग। क्या होता है, रूट लर्निंग होती है, रट्टा मार होता है। कैसे, जैसे छोटा बच्चा जब पढ़ने जाता है ना स्कूल में, जब आप नए नए पढ़ने गए थे स्कूल में, तो क्या सीखने गए थे, आपको सीधा ये सब पढ़ाना थोड़ा ना चालू कर दिए थे। क्या किए थे, आपको सबसे पहले ABCD सिखाते थे। तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसको रट्टा मार मेमोरी लेवल में आता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में स्कूल जाता है ना, तो मेमोरी लेवल में रहता है। टीचर क्या करता है, उसके लिए उसका जो सिलेबस है वो प्लान करता है, उसका जो डेली जो एक दिन में उसको पढ़ाना है वो प्लान करेगा, उसको ABCD रटवाएगा, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। A to Z पढ़ाना है उसको, अनार का आम का पढ़ाना है, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये चीज को सिखा दिया जाता है, ठीक है। और देखना वहां पे पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, मतलब पूरा बॉल इस्तेमाल किया जाएगा, पिक्चर, मतलब बच्चों को क्या होता है वहां पे रट्टा मार लर्निंग है, 1 2 3 4 5, मतलब ये चीज को क्या किया जाता है, गाने के रूप में किसी ना किसी रूप में क्या किया जाता है, रटवाया जाता है। कोई लॉजिकल थिंकिंग विंकिंग नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता, सिर्फ रटना है और रट के क्या करना है, अप्लाई करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है मेमोरी लेवल। क्या होता है, मेमोरी लेवल। किसने दिया था मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल को दिया था किसने, हर्बर्ट ने। किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल को किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट है, पूरा नाम देख लेंगे बाद में, जॉन हर्बर्ट कुछ था, हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, क्या, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगला क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल और फिर अगला क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है तुम लोगों का, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब आप पहुंच जाते हो, कब मालूम है, जब आप जनरली देखना रट्टा मार लर्निंग कब तक चलती, 5वीं कक्षा तक, 6वीं कक्षा तक, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आप समझना चालू करते हो, अंडरस्टैंडिंग होती है। जब 8वीं पहुंचते हो, 9वीं पहुंचते हो, चीजों को समझते हो, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना, इमेजिनेशन करने वाली थिंकिंग, वो डेवलप होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर चीज के पीछे फिर आप लॉजिक ढूंढना चालू कर देते हो। जैसे मैं अगर बोलूंगा 2 1 2, 2 2 4, क्यों है सर ऐसा, पहले रट लिए थे, अब क्या कर ढूंढते हो, उसके पीछे क्यों ढूंढते हो, वाई। जैसे हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आप उसके पीछे लॉजिक ढूंढते हो, क्यों सर ऐसा क्यों, हर चीज में देखना क्यों काहे के लिए बात करते हो। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। आई बात समझ में। इसको किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था इसको, मॉरिसन ने दिया था, ठीक है, मॉरिसन ने दिया था। और देन फाइनली होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, क्या थिंकिंग डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। और क्रिएटिव माइंडसेट, कैसा माइंडसेट? क्रिएटिव माइंडसेट रहता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, कोई चीज के बारे में रिसर्च करते हैं। अब देखो समझाता हूँ, सुनो। मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल रट्टा मार लर्निंग है। यहाँ पर ना टीचर का रोल जो होता है 90% होता है, स्टूडेंट का रोल 10% होता है। स्टूडेंट यहाँ पैसिव होता है, वो बिल्कुल स्थिर होता है। जैसा टीचर पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा, स्टूडेंट क्या करेगा, उसको अडेप्ट करेगा। जितना पढ़ाएगा उतना ही अडेप्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ अडेप्ट नहीं करेगा। मतलब 90% रोल किसका रहता है? टीचर का। सिर्फ 10% रोल किसका है? स्टूडेंट का। सब कुछ प्लान वगैरह, जो भी सिलेबस प्लान करना है, जो भी कुछ करना है, सब कौन प्लान करता है? टीचर करता है। कौन करता है? टीचर करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, ओके। फिर अगला होता है तुम्हारा क्या? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां पर ना टीचर का जो रोल होता है 60% होता है। स्टूडेंट का रोल कितना परसेंट होता है? 40% होता है। आई बात समझ में? ठीक, जैसे कॉलेज वाले जो पढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कौन से लेवल में आ रहा है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ रहे हैं। मेरा रोल 60% है, आपका रोल कितना है? 40%। मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बाकी आगे काम किसका है? आपका है। समझ में आ गया? एंड देन फाइनली होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे टीचर का रोल सिर्फ 10% होता है और बाकी 90% रोल किसका होता है? स्टूडेंट का। मतलब मैं क्या बोलूँ मालूम है? मैं आपको सीधा टास्क दूंगा। जैसे मान लो अभी अगर अपन रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं तो मैं क्या बोलूँ मालूम है? चलो आज तुम्हारा अगर इस तरीके से पढ़ो तो कैसे होगा? मैं बोलूंगा देखो आज टीचिंग एप्टीट्यूड हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। कितने हफ्ते का? 1 हफ्ते का समय देता हूँ। जाओ टीचिंग एप्टीट्यूड का, और ये सिलेबस है तुम्हारे हाथ में, जाओ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूरा क्या करो, रिसर्च करो, सीख के आओ, पढ़ के आओ और मुझे बताओ, रिपोर्ट सबमिट करो मेरे पास। मतलब सारा काम कौन कर रहा है? मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपको नॉलेज कहाँ से लेना है। अगर आप बोलोगे सर वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डेफिनेशन नहीं मिल रही, तो मैं गाइड कर सकता हूँ कहाँ से आपको डेफिनेशन मिलेगा। सिर्फ गाइड करूंगा, बाकी करना पढ़ना सब किसको है? आपको है ना? तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे जैसे पीएचडी करोगे आप, जब पीएचडी करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, तो वहाँ टीचर सिर्फ आपको गाइड करेगा। आपका एक गाइड होगा, सिर्फ आपको गाइड करेगा। करना सब काम किसको करना पड़ेगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या है? इसको किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था इसको? हंट में। कई बार मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेमोरी लेवल हर्बर्ट और मॉरिसन एंड देन हंट। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी सीजी सेट में जस्ट आया था, अभी जस्ट पेपर जो दिए थे लास्ट, हाँ डायरेक्ट वो बना था सीधा। मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? जल्दी बोलो। नहीं है? ठीक है, तो ये होता है। कोई परेशानी है आप लोगों को? तो देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेमोरी लेवल सिर्फ रट्टा लगाना होता है, याद रखना होता है। स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है, टीचर का रोल क्या होता है? सिर्फ नॉलेज देना होता है। एग्जांपल जैसे डेट या फिर डेफिनेशन याद कराना, ये सब चीजें होती है, ठीक है। गिनती विनती याद करा रहे इसमें आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, चीजों को समझना और उसको क्या करना? एक्सप्लेन करना। कोई भी चीज को समझना और क्या करना? एक्सप्लेन करना। एक्टिव लर्नर यहाँ पे एक्टिव होता है, सीखने वाला पैसिव नहीं होता बल्कि एक्टिव होता है। देखो अभी आप लोग एक्टिव हो कि नहीं हो? कि पैसिव हो आप लोग? एक्टिव। भी छोटे बच्चे को बैठा के पढ़ाएंगे तो सो जाएगा वो, है ना। एक्टिव होता है लर्नर। क्या होता है? एक्सप्लेन करना। यहाँ पे आप चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर आप अपने दिमाग से क्या करोगे? उसको समझोगे, जानोगे और फिर अपना चीज को क्या करोगे? उसमें थोड़ा अप्लाई करोगे। यानी कॉन्सेप्ट का रीजन और समझना, ये सब चीज होती है। जैसे 2 और 2 4 है तो क्यों है? वाई, इसके बारे में पता चलता है। एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में सोच विचार करना, प्रॉब्लम को समझना, उसको क्रिटिसाइज करना, क्रिएटिव थिंकिंग रखना। हाईली एक्टिव होता है स्टूडेंट। क्या होता है? हाईली एक्टिव। टीचर सिर्फ क्या करता है? गाइड करता है और फैसिलिटेटर होता है, सिर्फ फैसिलिटेट करता है। क्या करेगा? सिर्फ फैसिलिटेट करेगा आपको। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कोविड आया था, अब कोविड आया, लोग मर रहे हैं, लोगों को क्या बीमारी हो गई पता ही नहीं इसके बारे में, कोई किताब भी नहीं लिखी इसके बारे में, क्या करे? तो ऐसे में रिसर्चर्स जो थे उन्होंने क्या किया, खुद, फिर वो उसका कोई टीचर नहीं है, फिर वो खुद उसके बारे में क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को सोचेंगे, रिसर्च करेंगे। ये होता है क्या? रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? तो मेमोरी लेवल रट्टा मार, अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना और रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब बारी आती है टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। तो टीचिंग की क्या विशेषताएं होती, क्या गुण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो टीचिंग में क्या क्या आता है। पहला, बाइलेटरल प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस है। टीचिंग कोई 1 वे प्रोसेस नहीं भैया। कैसा प्रोसेस है? 2 वे प्रोसेस। एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा। देखो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, और आप उस नॉलेज को क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो, और मुझे फीडबैक भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो 2 वे प्रोसेस है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हो वापस, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 वे प्रोसेस, बायलैटरल प्रोसेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों एक्टिव होकर सुनते हैं। गोल ओरिएंटेड। हर एक टीचिंग का क्या होता है? गोल होता है। जैसे मेरा अभी हमारा गोल क्या है
एक मुझे एक सब्जेक्ट जो है पेपर 1 पेपर 2 की आपको तैयारी करानी, ताकि हमारा जो गोल है क्या है, नेट अचीव करना है, यूजीसी नेट हमको क्रैक करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, ये हमारा क्या है, एक फाइनल गोल है। समझ में आ गया? इससे आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड देन होता है प्लान एक्टिव। क्या होता है? प्लान एक्टिविटी। ये पहले से क्या होता है, प्लान एक्टिविटी होता है पहले से। जैसे देखो मैंने नोट्स बना के रख लिया है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये सब क्या है, प्लान एक्टिविटी है। अभी हम लोग नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे ऐप के थ्रू हमारे। तो ये क्या है तुम्हारा प्लान एक्टिविटी। क्या है? एक तरह से प्लान एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग ऐसा नहीं कि भी पढ़ा दिए खत्म, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यूजीसी नेट के बाद भी आप क्या करोगे, पढ़ते रहोगे। हो सकता है किसी कॉलेज में जाके पढ़ाओगे तो वहां आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नया सब्जेक्ट मिलेगा तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। एंड देन होता है इंटरेक्टिव इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? इंटरेक्टिव होते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। देखो मैं जैसे आपसे मैं कुछ चीज पढ़ाऊंगा, आप उसको समझे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जैसे चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, टीचिंग क्या है, यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है? बायलेटरल है। ये आपने मुझे क्या दिया, फीडबैक दिया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर देंगे, फिर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर दूंगा, डिस्कशन होगा। ये क्या है, इंटरेक्टिव है। दोनों इंटरेक्ट होकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आई बात समझ में कि दोनों एंगेज है, दोनों क्या है, एंगेज है। मॉडिफाइज स्टूडेंट बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करना, मॉडिफाई करना, आपको बदलना। आप जैसे तो उससे क्या करना, आपको बदलना, है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप क्लास 1 में कैसे थे और फिर क्लास 12th में कैसे थे और आज कैसे हो, धीरे धीरे आपकी बिहेवियर के में क्या आया, चेंजेस। और हो सकता है कि अभी हम लोग 6 महीना पढ़ेंगे, उसमें आपके बिहेवियर में और बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। तो टीचिंग का मेन फोकस होता है स्टूडेंट के एटीट्यूड, बिहेवियर को और नॉलेज को क्या करना, और ज्यादा बढ़ाना। एंड देन होता है फैसिलिटेटेड लर्निंग। एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे आता है पता है? क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम? जैसे बोलेगा कुछ ना, आपको क्या करेगा मालूम, बोलेगा कि इसमें से कौन कौन से टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ ऐसा लाइन से लिख देगा, और कौन कौन से हैं तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन कौन सा ए है, बी है, सी डी है, ऐसा करके 5-6 ऑप्शन दे देगा, और बोलेगा कौन कौन से इसमें से टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप कई बार क्या करते हैं, ये है, ये है, ये है, तो आप ऐसा ऑप्शन देते हैं। या कई बार ऐसा भी देते हैं कि यार बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखेंगे जो 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 ऑप्शन में बी होगा उसको क्या कर दोगे, आउट कर दोगे। हाँ यार इसमें बी नहीं है तो ये अपना जनरली होगा। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना तो उसमें क्लियर करूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। या ऐसा बोलेगा कि इनमें से कौन कौन सा टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो, ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भैया। टीचिंग है तो रटना थोड़ी ना, आपको समझना थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना एज इट इज चीजें। आपको कॉमन सेंस लगाना है कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जरूरी नहीं इससे हट के भी आ जाएगा, तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं, हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है आप लोगों को? जल्दी बोलो, नहीं है। अब बारी आती है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। क्या बात करेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। तो व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग? मतलब मैं बोला ना, टीचिंग को पढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजें होती है, सपोर्ट मटेरियल होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला क्या रिक्वायरमेंट है, देखो पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव। पहले तो जो पढ़ रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, क्या सीखने वाले हो। अब इतना सारा यूनिट पढ़ रहे हैं ना अपन कॉमर्स में, है ना। क्या कॉमर्स में देखा ना यूनिट्स, कितना सारा यूनिट्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, क्या क्या नहीं है। ऐसा क्यों पढ़ रहे भाई इसको? इसलिए पढ़ रहे कि आपको सबका नॉलेज होना चाहिए, कि कल को जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अगर इनकम टैक्स पढ़ाने को दे दे तो क्या कर सको, आप इनकम टैक्स भी पढ़ा सको। या हो सकता है आपको मैनेजमेंट पढ़ाने दे दे तो मैनेजमेंट भी आप आसानी से क्या कर सको, पढ़ा सको, कोई तकलीफ ना हो आपको पढ़ाने में। सबको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है इसका, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होता है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट का आपको पूरा पूरा क्या होना चाहिए। देखो आपको पता है एक टीचर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्या वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, क्या बातचीत में कम्युनिकेशन स्किल उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ नहीं, सब दरकिनार। सबसे पहला है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर सब्जेक्ट नॉलेज होगा तभी वो स्टूडेंट को क्या कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। क्लियर हुआ? तो पहला सब्जेक्ट नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, बच्चों की समझ, जो लर्नर है उनकी समझ, कि वो कितना समझ रहा है, कितना सीख रहा है, वो कैसा है, उसका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ों को समझना, ताकि उसका बेसिक बेस कैसा है, उसका मतलब कैसा उसका पढ़ाई लिखाई हुआ है, कौन से स्कूल से आया, कैसे इंस्टीट्यूशन से आया है, उसके हिसाब से क्या करना, उसको पढ़ाना। ये होता है क्या, लर्नर की क्या, अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ में कि लर्नर की समझ होनी चाहिए। समझ में आ गया, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसका ग्रोथ लेवल क्या है, डेवलपमेंट लेवल क्या है, ये सारी बातों को देखना। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, अब टीचर के अंदर में क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल। भाई जब तक कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मेरे अंदर में कुछ बातें हैं, मेरे ब्रेन में कुछ बातें आ रही है, जो बोल रहा हूं मैं, जो मेरे बात में आ रही है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वो उस बात को मैं उसी रूप में आपके अंदर में क्या कर दे रहा हूं, इम्पार्ट कर दे रहा हूं, उसी चीज को फिट कर दे रहा हूं। यही तो क्या है, कम्युनिकेशन है ना। अब मैं बोल रहा हूं 2, आप सुन रहे हो 3, या आप समझ रहे हो 4, तो गलत बात हो जाएगी ना।
तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि मेरे अंदर में जो बातें हैं उसको एज इट इज में क्या करूँ, आपके अंदर में कॉपी पेस्ट कर दूं। आई बात समझ में? ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स को यूज करना। जैसे टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई को क्या, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, डायग्राम से पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। तो इसे क्या करते हैं, ये टीचिंग को क्या करते हैं, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। इवैल्यूएशन स्किल क्या होता है अगला? इवैल्यूएशन स्किल मतलब कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का टेस्ट लेता है, उनका इवैल्यूएट करता है, चेक करता है, मूल्यांकन करता है कि क्या वो बच्चा पूरी तरीके से क्या कर पाया है, सीख पाया है या नहीं पाया है, समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, अपने पढ़ाने का तरीका क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, ये होता है। कोई परेशानी है तो बोलो जल्दी। ठीक, अच्छी बात है कि नहीं है? पक्की बात है? बोलो, आज इतना काफी रखें कि और पढ़ें? इतना काफी है? चलो, आज पहला क्लास था तो थोड़ा ज्यादा नहीं लेते, नॉर्मल जितना है उतना ही पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। तो इतना आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से नोट्स वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू बच्चों।